हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग 30 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके 15 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 बाकी था। उन्हीं 15 को हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। दैट इज योर क्वेश्चन 76 से लेके 90 तक, इसलिए आपका ये पार्ट 2 है। सो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 का अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है। आप वहाँ पढ़ते हैं कि ये जो टॉल्यूइन दे रखा हुआ है, इस टॉल्यूइन को ऑक्सीडाइज करके बेंजल्डिहाइड बनाना होता है। तो देखिए उसी पर ये क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर क्या क्या रखा है, एक रिएजेंट 1 है और एक रिएजेंट 2 है। तो ये दो रिएजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे ये बनता है। तो इसमें से ये दो पार्टनर है, लाइक A प्लस एनहाइड्राइड और इसमें B प्लस CS2। तो हमें A और B बताना है। अगर आपको हम NCERT दिखाएं तो देखिए क्या है, टॉल्यूइन। अगर अब हमको टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करना है तो दिख रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। तो देखिए वही है, क्रोमाइल क्लोराइड प्लस CS2, जिसको आप इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें CS2 के साथ क्रोमाइल क्लोराइड आएगा तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। और दूसरा सेट क्या है, एनहाइड्राइड के साथ CrO3। तो एनहाइड्राइड के साथ यहाँ क्या आएगा, CrO3। तो CrO3 यहाँ है और यहाँ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 हो गया, बिकॉज इसमें B में क्रोमाइल क्लोराइड तो दे नहीं रखा है। तो बस देख रहे हैं ना, NCERT का एज इट इज उठा दे रहा है। तो यही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाना है। इसको दो तरीके से हम बता सकते हैं। अगर NCERT फिर से आपको ले जाए, देखिए जैसा कि हम आपको बार बार कर चुके हैं, NCERT ही रेफरेंस है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये पर्टिकुलर देखना है कि Na और अल्काइन का CH बॉन्ड क्या करता है, तो देखिए NCERT में आप आएंगे क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए ये जो अल्काइन होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि sp2 और sp3, यानी CH बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। तो sp वाला का एसिडिक इन नेचर होता है, दिस वन इज ऑर्डर। इसलिए इस H को डीप्रोटोनेट करने के लिए, आई मीन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को बेस यूज़ करना है। तो देखिए NCERT क्या कह रहा है, बेस में या तो आप सोडियम ले लीजिए, नहीं तो NaNH2 ले लीजिए। तो जब Na ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा और C माइनस बन के रह जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली यहाँ से आपका एक कह सकते एक तरह का न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, जो कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और बार बार हम कहते हैं रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो हमारा ये A हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, इससे हम एक इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे कि हमारा बन रहा है C, और वो इलेक्ट्रोफाइल है B। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, इतना दूर ऑब्जर्व कीजिए, ये यही पार्ट है और ये इतना से रिएक्ट किया है, आई मीन। तो यानी यहाँ आप देखिए Br लगा हुआ है, इसका मतलब यही हो सकता है आपका जो इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा CH3 CH2 CH2 Br। तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल ही होना पड़ेगा, तभी तो ये आके ऐसे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, जिस कारण से Br माइनस निकल गया और Na प्लस के साथ NaBr बना दिया। इसका मतलब यही आपका इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। तो देखिए CH3 CH2 CH2 Br, हाँ ठीक है, ये गलत हो ही नहीं सकता। CH3 CH2 CH2 Br ठीक है, और ये तो है ही नहीं Br, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है आपका, ए में ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन 3 हो गया। तो अगेन बेसिक था ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बता दिए, और इतना दूर कैसे काम कर रहा है NCERT का भी रेफरेंस दे दिए। अब आते इसमें एक आपको ट्रिक बताते हैं, जिससे आप जिसको याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन आप सही कर देंगे। जब भी क्वेश्चन आए कि कौन सा लाइक फेलिंग टेस्ट देगा नहीं देगा, यानी इन द सेंस वो पूछना चाह रहा है रिड्यूसिंग शुगर कौन है कौन नहीं है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो टेस्ट देगा, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और जो नहीं है वो नहीं देगा। तो देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो आप याद रख सकते हैं GFML GFML। तो ये चार है देगा। तो देखिए माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, और चौथा फ्रुक्टोज है, तो यानी सुक्रोज नहीं देगा। तो ये तीन देगा, ये नहीं देगा, और हमें पूछ रहा है कौन नहीं देगा, इसलिए आंसर 1 हो गया। तो GFML, ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये देखिए, इसमें 5 स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट बताना है। अगेन NCERT पहला स्टेटमेंट कह रहा है इथेन 1,2 डायामीन इज अ किलेटिंग लिगेंड। आप इसी को बहुत फेमसली समझते, EN नाम से हम लोग जानते हैं ज़्यादातर। तो ये क्या है, इथिलीन डायामीन हम लोग बोलते हैं।
तो आप देखिए साफ साफ एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ है। हम लोग जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं लाइक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो हम लोग क्या इस तरह से दिखा रहे हैं ना, और ये क्या है किलेटिंग ही तो हुआ, तो ए तो ट्रू हो गया। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, हमको मिल गया ए ट्रू है तो ये गलत, ये गलत, यानी 2 और 3 में से ही हो सकता है। अब देखिए मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपका है मेटलर्जी का। अब आप देखिए ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1। अब आप देखिए फिर से स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेटालिक एल्यूमिनियम यानी हमें एल चाहिए, कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 का हम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में, क्रायोलाइट। तो देखिए अब दो चीज हम आपको दिखा सकते हैं, जब चैप्टर के लास्ट में जाएंगे समरी में देगा, तो देखिए एल्यूमिनियम को कैसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 डिजॉल्व्ड इन Na3AlF6, यही क्रायोलाइट होता है, एक तरीका हो गया। और दूसरा आप चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ये प्रोसेस मिलेगा, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। यहाँ पर फिर से वही चीज कह रहा है, प्यूरिफाइड Al2O3 के साथ जब हम Na3AlF6 मिलाएंगे जो कि क्रायोलाइट है, और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे जिससे हमें अल्युमिनियम मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी ही है ना, तो ट्रू हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, साइनाइड आयन इज यूज्ड एज अ लिगैंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। अब देखिए फिर से हमें लीचिंग के थ्रू निकालना है, तो लीचिंग के थ्रू हम लोग किसका ले सकते हैं, सिल्वर नहीं तो गोल्ड के साथ, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करें, साइनाइड, तो वही स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू हो गया। ABC मिल गया ट्रू, ABC ट्रू, और DE चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमें मिल गया, बट फिर भी देख लेते हैं। फॉस्फीन एक्ट एज अ लिगैंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कई बार पूछा जा चुका है, देखिए ये विल्किंसन कैटलिस्ट है और इसमें ये क्या ग्रुप है, फॉस्फीन है, तो ये भी सही है, तो ये दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है, जब एडेटा के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका स्टेबिलिटी सिमिलर होता है, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स बराबर होता है। लेकिन एनसीईआरटी देखिए, डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, साफ साफ लिख रहा है डिफरेंस, ये दोनों कहाँ मिलेगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस में। तो देख रहे हैं ना, इसलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं प्लीज एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए। तो दिस वन इज ऑल्सो योर, सॉरी दिस वन योर फॉल्स, इसलिए ई गलत हो गया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका क्लास 11 का पी ब्लॉक एलिमेंट में जाइए, 13 एंड 14 ग्रुप में, वहां साफ साफ दे रखा हुआ है, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है AlH2O6। तो इसलिए वही चीज देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, डिट्टो लाइन, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, कैसा, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 30 जनवरी का जो हम अभी करा रहे हैं, और 29 जनवरी में भी यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस क्या है, 29 जनवरी में सिर्फ हमें पूछ रहा था 2s2p में कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताइए, और यहाँ सिंपली पूछ दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसका मतलब हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ही बताना है। और हम जानते हैं जितना एंटी बॉन्डिंग होता है उतना ही बॉन्डिंग होता है, और दोनों मिला के ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो इसमें 4 है तो इसमें 8 ही होना पड़ेगा ना, इसलिए 8 हो गया। तो देख रहे हैं ना, PYQ का भी एनालिसिस हो गया साथ में, इसलिए PYQ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, लाइक इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो हमको ये मालूम नहीं था ये कैसे करें, लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार कहें एनसीईआरटी जाइए, तो हम एनसीईआरटी चेक किए तो हमको देखने को मिला, बिकॉज इस तरह का एलिमेंट को उतना कौन पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन आ गया। अब इससे आपको ये आइडिया लगाना है क्या इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट है या कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन पूछा तो है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए एनसीईआरटी जब हम चेक किए, तो एनसीईआरटी में ये 111 एटॉमिक नंबर है और ये है। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में जैसा कि बताया कि अगर आप 100 के ऊपर जाएंगे एलिमेंट को, तो उनको IUPAC नेम करने का एक तरीका बता दिया, लाइक अगर ये सारे डिजिट है तो उनका एक यूनिक नंबर है। जैसे अगर आप 0 का देखिए तो नील, यहाँ क्रक्स हम आपको यही कह सकते हैं, अगर आप 0 से 9 देखेंगे तो हम लोग को अगर सिर्फ आप 1 को छोड़ दीजिए और 9 को छोड़ दीजिए, बाकी तो हमें इजीली याद रह जाता है। लाइक 0 का देखिए नील तो याद रहता है, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट और 8 का ऑक्ट, तो ये तो याद रहता है। यहाँ जो याद करने वाली बात है, 1 को देखिए जिसका उन है और 9 का देखिए इन है, तो ये दो चीज एक बार आप याद कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों का बस ध्यान में रखना है। अब लिखना कैसे है कि
जितना डिजिट एक साथ आते जाएगा उन सभी को रिपीट करते जाइए। जैसे ये उन नियम है, तो हमें मालूम चल गया 1 यानी उन, तो देखिए एक बार उन आया तो 1, एक और बार उन आया तो 1, एक और बार उन आया 1, और सभी के लास्ट में EM जोड़ देना है, तो 1 1 1 एटॉमिक नंबर मिल गया। तो पहला तरीका हम आपको ये बताएं कि कैसे आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। अब एक बार आप एटॉमिक नंबर बता दिए, अब आप आइए पीरियोडिक टेबल पे। देखिए हम लोग को ग्रुप 1 यहाँ से यहाँ याद रहता है, यहाँ से यहाँ याद रहता है, उसी तरह ये भी याद रहता है, दिस वन 13 से लेके 18 तक। फिर 3D इतना, 4D 5D भी याद रहता है, ये लाइक लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी याद रहता है। अब आप बस इस पर गौर फरमाइए, ये नीचे वाला, यही तो हमें नहीं मालूम है ना, आई मीन हम लोग पढ़ते नहीं उतना फ्रिक्वेंट। तो ट्रिक हम ये ऑब्जर्व किए, देखिए ध्यान से, अगर ग्रुप ये 11 है तो देखिए लास्ट में 1 1 में 1 आएगा, 12 में ये 1 2 है 12, 10 में लास्ट में 10 है, 9 में 9 है, 8 में 8 है, 7 में 7 है, 6 में 6 है, 5 में 5 है, 4 में 4 है, यानी 100 के ऊपर आखिरी का डिजिट ग्रुप से मैच कर रहा है। उसी तरह जब आप इधर आएंगे 13 14 15 16 17, 13 14 15 16 17, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और आपको हम बता ही दिए बाकी एलिमेंट्स तो हम लोग पढ़ते ही हैं निमोनिक्स के थ्रू, तो वो तो याद रहता ही है। इस बेसिस पे अब हम कह सकते हैं लास्ट में 11 है, यानी ग्रुप 11 ही रहा होगा। और वही आपको पूछ रहा है ये nth ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये कौन सा ग्रुप है, 11th ग्रुप है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल पे है। यहाँ पर आपको एक्चुअली देखिए क्या रखा है, आपको ये जो है ना ये रेट दे रखा हुआ है, दैट इज अगर 10 मिनट पे ये रेट है और अगले 20 मिनट पे ये रेट है, तो हाफ लाइफ क्या होगा, और कह रखा है ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखिए पहले हम करते क्या, आपको फॉर्मूला दिखाते हैं फिर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड, तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई के, और ये क्या है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, यानी अगर हमको यहां से k मिल जाएगा तो इस k को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब k निकालने के लिए आप देखिए हमें टाइम का मालूम होना पड़ेगा और A0 बाई AT, जहां ये दोनों आपका कंसंट्रेशन होता है, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब आप देखिए हमें दे रखा है रेट और हमें वैल्यू पुट करना है कॉन्सेंट्रेशन का, तो क्या किया जाए। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसको समझाने के लिए आपको हम बेसिक से ले जाते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हम बोले जैसा कि ये कह रखा है फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का इस तरह से। तो इनिशियली जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन A मान लेते हैं और प्रोडक्ट में 0 होगा। जब टाइम 10 मिनट हो गया तो इसमें से कुछ x गया तो प्रोडक्ट x बनेगा। जब टाइम 20 मिनट हुआ तो इसमें से कुछ y गया और ये y बनेगा। तो अगर हम आपको कहें इन सभी का आप रेट लिखिए, तो जनरली हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन R बराबर K इंटू A, रिएक्टेंट के टर्म में बात करें तो यहाँ A इसका कंसंट्रेशन होता है, तो जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन लिख सकते हैं A। जब टाइम 10 मिनट हो गया तब क्या लिख सकते हैं A माइनस एक्स। जब टाइम 20 मिनट हो गया तो क्या लिख सकते हैं K A माइनस वाई। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम इसका रेट एक्सप्रेशन भी ऐसे लिखते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ से हम आपको ये फील कराना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए कि इस इक्वेशन में तीनों में आपको K सिमिलर रहेगा, आई मीन सेम रहेगा, बिकॉज एक ही रिएक्शन जा रहा है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये वेरिएबल है R इज प्रोपोर्शनल टू A और इसी के अगेंस्ट हम एक कांस्टेंट चूज किए हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं और जिस वेरिएबल के अगेंस्ट लेते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम किसके अगेंस्ट लिए, A के अगेंस्ट लिए, कंसंट्रेशन के, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट लॉ तो डिपेंड करेगा ना। इसका मतलब आप इन तीनों में देखिए तो तीनों में क्या रेट इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप देख रहे टाइम बढ़ रहा है तो आपका ये जो कंसंट्रेशन है ये घटेगा, तभी तो रेट भी घट रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है। हमें एक्चुअली लिखना था कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, तो हम कह सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जिस टाइम का रेट दे रखा है उसी को हम कंसंट्रेशन मान ले। अब आप देखिए K बराबर 2.303 बाई टी को अभी रुकिए लॉग A0, यानी हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है 10 मिनट पे रेट दे रखा है, तो 10 मिनट का रेट क्या हो जाएगा A माइनस एक्स जो कि 0.04 है, तो 0.04।
अब आप समझ रहे हैं ना हम यहाँ क्यों लिखे हैं, I mean, लिखना चाहिए कंसंट्रेशन, बट हम रेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 20 मिनट यानी 10 मिनट के बाद अगला 10 मिनट आया, यानी 20 मिनट पे इसका रेट घट गया, बिकॉज कंसंट्रेशन घटा होगा तभी तो रेट घटेगा, तो 0.03। इतना समझ में आया। अब 10 मिनट से 20 मिनट के बीच का कितना गैप हुआ, 10 मिनट का चेंज हुआ, 20 - 10, तो टाइम हो जाएगा आपका 10 मिनट। अब आप समझ गए होंगे हम इतना टाइम क्यों लिए इतना को एक्सप्लेन करने में। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट इतना बता सकते थे कि आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बट ये चीज़ समझ में आना भी जरूरी है। अगर अब आप समझ चुके हैं, बस आप क्या है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2.303, आप 10 मिनट है, अब आंसर देखिए मिनट में ही बताना है तो हम यहाँ 10 मिनट ही रहने देते हैं। लॉग, इसको डेसिमल से डेसिमल गया तो log 4/3 हो गया। अब इतना को रहने दीजिए एज ए के मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, t½ बराबर 0.693। अब आप देखिए 0.693 को बेसिकली हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2.303 इंटू log 2, बिकॉज जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली रटा जाता है कई बार। 2.303 इंटू log 2 इज इक्वल टू 0.693, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई के क्या हो गया 2.303, 10 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और इंटू log 4/3। सॉल्व भी करा दे रहे कैसे हो रहा है, इससे ये गया तो आपका बच के क्या आया, log 2 डिवाइडेड बाई, अब आप log 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 2 बाहर आएगा। बेसिकली पहले आप समझिए log 4/3 को क्या लिखेंगे, log 4 माइनस log 3, log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 माइनस log 3, और log 2 का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.301, तो 2 इंटू 0.301 करेंगे तो क्या आएगा 0.602, और log 3 का 0.4771 है तो माइनस 0.4771 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.125 के करीब आएगा, क्योंकि हम सॉल्व करके रखे इसलिए हमको याद है, बट आप ये कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। 0.602 माइनस 0.477, नाउ यू कैन डू दिस। तो हमें दिख गया कि log 4/3 का वैल्यू 0.125 आएगा। तो बस कुछ नहीं, अब आप देखिए फिर से यहाँ क्या आ रहा है, अगर हम इतना साइड में सॉल्व करें, log 2 हमारा क्या हो गया 0.301 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय दिस वन इज 0.125, डेसिमल से डेसिमल गया और इसको हम जीरो मान लेते हैं, यानी 300/125 इंटू 10। अब आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, 25 × 125, 25 × 1 = 25, 50, 25 × 2 = 50, 5 × 2 = 10, आंसर इज 24। आई नो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी समय लिए, आपको कैलकुलेशन भी बताया आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, इसलिए इसमें टाइम लगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन पे है और एज इट इज़ NCERT का है। प्रॉब्लम 8.10 में देखिए यहाँ क्या कह रखा हुआ है, MnO4- जब बेसिक मीडिया में देते हैं तो I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाता है। MnO4- I- को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिससे कि I2 बन रहा है और MnO2 बन रहा है, और इसको बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को, जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ हम दे दिए स्नैपशॉट, इसका PDF प्रोवाइड कराएंगे तो आप देख सकते हैं। तो बस अब इसको जस्ट बैलेंस करना है। अब आपको देखिए Z का वैल्यू बताना है, Z क्या है, OH- है, OH- पे 8 लगा है तो इसका आंसर 8 हो गया। आई बिलीव आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने आ रहा है, बिकॉज इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, बट हम आपको यहाँ प्रोवाइड भी करा चुके हैं कि इसका देखिए बैलेंस कैसे करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर अगेन क्लास 11th का बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में देखिए आपको कह रखा है कि रिटार्डेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला दे रखा हुआ है, जिसमें x जो होता है वो सब्सटेंस का होता है, ये सब्सटेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और y सॉल्वेंट का होता है जो ट्रेवल करता है। शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये बोल सकते हैं, कम बाई ज़्यादा। तो देखिए ये कम है 3.5, बाई ज़्यादा बाई 5, यानी 3.5/5 वही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सब्सटेंस, सॉल्वेंट यानी 5 हो गया, कम बाई ज़्यादा ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.7 हो गया, लेकिन 10⁻⁻1 के टर्म में लेना है तो 10 से डिवाइड, 10 से गुना, तो ये कितना हो गया 7, और ये ऊपर चल जाएगा तो -1 आ जाएगा तो 7, सिंपल। इसमें आइए NCERT क्लास 11th, यहाँ आपको साफ साफ मिलेगा इक्विलिब्रियम में कि
अगर प्रिसिपिटेशन कराना है, प्रिसिपिटेट करना है कोई भी सॉल्यूशन से सॉल्ट को, तो KSP शुड बी इक्वल टू QSP। KSP आपका दे रखा हुआ है, बस हमें QSP निकालना है। तो किसका निकालना है? MgOH2। तो MgOH2 को अगर आप लिखेंगे, अगर जिस तरह से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं, डिसोसिएट करके क्या लिखेंगे? Mg2 प्लस 2OH माइनस, यही लिखेंगे। तो इसका QSP क्या हो जाएगा? जिस तरह से KSP लिखते हैं उसी तरह से QSP। तो Mg2 प्लस इंटू OH माइनस, और यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज 2OH माइनस है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट लेते हैं, आई मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आपका QSP हो गया। और KSP के इक्वेट कर दीजिए, तो Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर, ये कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻1। Mg2 प्लस का वैल्यू 0.1 दे रखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर -1 बाय 0.1, डेसिमल जाएगा तो ऊपर 10 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10⁻10 आएगा। स्क्वायर है तो हमें OH माइनस चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब आपको मिल गया OH माइनस का कंसंट्रेशन। और हम लोग जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होता है? 10⁻14। तो H प्लस कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे, गया -9। बस यही आपका H प्लस का कंसंट्रेशन है। तो pH के लिए क्या करना है? इसका लॉग ले लेना है, माइनस लॉग, इसलिए आपको यहाँ से 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब आइए आप इसमें, ये आपका 12th का अल्डिहाइड कीटोन का है। वंस अगेन देखिए, आप पढ़ते हैं अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव हो, अमोनिया NH3 हो जाता है, डेरिवेटिव में एक H हटा लगा के Z कर दिए, जिसमें अलग अलग ग्रुप है, उसके कारण इसका अपना अपना नाम हो गया, इमीन, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन। उसी में से एक आता है सेमी कार्बाजाइड, जो देखिए दिस वन। तो सेमी कार्बाजाइड आपका क्या हो जाएगा? NH2 दिस वन, और Z की जगह ये पुट कर दीजिए NH, C डबल बॉन्ड O, NH2 हुआ। और इसी से सेमी कार्बाजोन बनेगा। और यही पूछ रहा है कि जब सेमी कार्बाजाइड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? तो देखिए इथेनॉल आपका क्या हो गया? ये हुआ MEH, और अभी आपको बताएं ये NH2 हो गया, NH हो गया, डबल बॉन्ड O, CNH2। अब आप देखिए माइनस ऑफ H2 हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, और इधर मिथाइल रहने दीजिएगा, हाइड्रोजन रहने दीजिए, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, 3 आंसर। तो अगेन NCERT है, तो आप NCERT को कीजिए। हो सकता है फ्यूचर में आपको बाकी जेड देके लाइक पूछ दे कि 2,4-DNP में कितने नाइट्रोजन है, या यहाँ देखिए 1 2 एक और नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये देखिए वंस अगेन बेसिक्स है, बेसिक से आपको सॉल्व कराते हैं। इतना मोलर सॉल्यूशन है, यानी मोलरिटी दे रखा हुआ है, तो अगेन मोलरिटी 0.35, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 लीटर में 0.35 मोल हमारा प्रेजेंट है, किसका? सोडियम एसीटेट का। और हमें बताना है 250 ml में, तो 1 लीटर यानी 1000 ml में कितना मौजूद है? 0.35 मोल। तो 1 ml में कितना मौजूद रहेगा? 0.35 डिवाइडेड बाई 1000। तो 250 के लिए आप किससे गुना कर देंगे? 250 ml। तो बेसिकली ये 250 ml का वैल्यू आपको मिल गया। क्लियर है? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 250 ml में आपके पास जो मोल निकल के आएगा वो इतना मोल है। और आपको बताना है इसको ग्राम में कि कितना ग्राम है। तो आप क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 82 दे रखा हुआ है, राउंड ऑफ में 82 ले लेते हैं। अब आप यहां से कैसे सॉल्व करेंगे? 0.35 को लिख सकते हैं 0.7/2। सॉल्व करने का तरीका है इजी कैलकुलेशन के लिए, वो भी बताते जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया। इसको रफ मान लेते हैं 40, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, 0.7 इंटू 10 नियर अबाउट 7। तो हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन किए? 82 से जो 41 आया था उसको एक घटा दिए, तो 7 के आसपास आएगा तो 7 आ गया। ये सब इजी कैलकुलेशन का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? तो आप इसको चाहते तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लेते, लाइक मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हर एक का वैल्यू पुट करते जाइए। बट हम
डेफिनेशन वाइज क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जब आप कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो डेफिनेशन ही वहाँ ज़्यादा हेल्प किया होगा, ये फॉर्मूला पे ज़्यादा मत जाइए, ठीक है। अब आइए आप इसमें वंस अगेन इसको कॉन्सेप्ट पे समझाते हैं। यहाँ में पूछ रहा है एक प्लेट दे रखा हुआ है, इस प्लेट का एरिया दे रखा हुआ है और इसका आपको थिकनेस दे रखा हुआ है, यानी एरिया है और थिकनेस है, एक इंफॉर्मेशन है, होल्ड कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे जो एजी का प्लेट है, एजी का, उसका कितना एटम्स है। अब आप थोड़ा सोचिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हमसे एटम्स के बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। जब भी नंबर इस तरह का चीज है तो आप थोड़ा सोचिए, क्या मोल को लेके हम सोच सकते हैं क्या? बिकॉज मोल को निकालना है तो मोल क्या होता है, कोई भी नंबर से फॉर एक्स नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो मोल हो जाएगा। और हमें यही तो चाहिए, एक्स नंबर, एन ए मालूम रहता है तो हमें मोल चाहिए होगा। अब मोल कैसे निकालें, इसके लिए आप क्या करेंगे, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो यहाँ सिल्वर है तो हम कह सकते हैं मोल कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से गिवन वेट यानी हमें वेट निकाल लेना है, मास निकाल लेना है, बाय एटॉमिक वेट दे रखा है 108। तो हमें बेसिकली अब मास चाहिए एजी का कि कितना प्रेजेंट है इस प्लेट पर। अब इसको कैसे निकाला जाए, अब इसके लिए आप देखिए क्या डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी क्यों दिया, कुछ तो बात होगा। फिर आप क्या कीजिए, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें दिख रहा, अच्छा मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम कहाँ से आए, तो वॉल्यूम के लिए ये तो आपको इसलिए तो दे रखा हुआ है एरिया और लेंथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से वॉल्यूम आएगा। तो देखिए 0.05 आपका सेंटीमीटर है इंटू 0.05 मीटर स्क्वायर है, यही वॉल्यूम हो गया, लेंथ इंटू एरिया। अब आपको क्या कर देना है, बस मीटर को सेंटीमीटर में ले जाइए क्योंकि यूनिट सेम रखना है। 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 2 और जीरो आ जाएगा, 2 और जीरो दे दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 2 4 जीरो, तो 2 डेसिमल खत्म, यानी आपका आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। क्लियर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब आप क्या करें, वॉल्यूम को पुट कर दीजिए, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी कितना दे रखा हुआ है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब गया, आपका निकल के आ गया इतना मास। अब इसी मास को आप यहाँ क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, 7.9 इंटू 25/108 आ गया मोल, मोल मिल चुका है। अब इसी मोल को यहाँ पुट कर देना है। सो ओवरऑल अगर हम क्रक्स बोले तो आपको क्या निकल कर आया, 7.9 इंटू 25/108 बराबर एक्स नंबर, एक्स लिख देते हैं, बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप आंसर देखेंगे तो 10⁻23 के टर्म में लेना, तो हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि उसी के टर्म में चाहिए। तो बेसिकली x को बस सॉल्व कर लेना है। तो अब x क्या लिख सकते हैं, 7.9 को हम 8 लिख लें इजी कैलकुलेशन के लिए, 25 को 25 रहने दें, 108 को 108 रहने दें, और 6.022 को हम 6 लिख सकते हैं, तो ये 6 आ गया। क्योंकि देखिए अब आप यहाँ से कीजिए, 6 1 6, 4 8 6 8 48, 2 4 8, 2 9 18, तो 4/9 इंटू 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, 4 से 4 गया, बेसिकली 100/9, और 100/9 11.11 आता है। तो देखिए हम बेसिकली इसको बढ़ा के लिखे थे, इसको यहाँ से थोड़ा घटा दिए तो आसपास 11 के आसपास आएगा, तो आंसर 11। सॉल्व करने का तरीका भी बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं। नाउ फाइनली थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, जब भी ग्राफ दिया रहता है तो वर्क डन आप कैसे निकल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में आप क्या कह सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना दे रखा हुआ है 10 से 30 यानी डिफरेंस 20 का है, तो हाफ इंटू 20, यूनिट देखिए किलो पास्कल है, तो किलो को बदल सकते हैं 10⁻³ पास्कल, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम यानी हाइट क्या है, 30 से 10 गया 20, अभी भी 20 है, लेकिन डेसीमीटर क्यूब में सभी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव। तो देखिए 2 10 जा 20, तो कितना हो गया, ये 20 और ये 10, 200 हुआ, इंटू 10⁻³ पास्कल डेसीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं पास्कल इंटू 1 लीटर, बिकॉज हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जूल के टर्म में चाहिए,
और पास्कल क्या होता है? बेसिकली प्रेशर, बिकॉज प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, यही पास्कल होता है। तो हम पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 लीटर। अब 1 लीटर क्या होता है? 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसके जगह ये पुट कर देना है -3 मीटर क्यूब। तो आपका 10⁻³ से 10⁻³ गया, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया, तो मीटर बचा। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल। तो अब न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो मीटर बचा, तो न्यूटन मीटर जूल हुआ, तो इसलिए 200 जूल। तो यही आपका 200 जूल आंसर। तो फ्रेंड्स यही कुछ 15 क्वेश्चन था। आई नो आज का लेक्चर करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, बट जब आप ये पूरा लेक्चर को देखेंगे तो आपको फील होगा कि हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।